गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्रियाविधि। कल हमने आपको बताया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वीएनटीआर होते हैं, यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स होते हैं, यानी जो बार बार रिपीट करके जो है डीएनए क्रम में आते हैं। उन क्रम को पहचानना है हमें और पहचान करके उसका विश्लेषण करना है। सबसे पहले काम में क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन मीन्स होता है पृथक्करण डीएनए का। सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का डीएनए अगर आपको बाहर निकालना है, तो चाहे उसके ब्लड से, चाहे उसके स्किन से, चाहे त्वचा की जो कोशिकाएं हैं, या बालों की जड़ से, या सीमेन इत्यादि से, आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे? उस सेल को बाहर निकाल लेंगे। अगर प्लांट सेल है तो उसको सेल वॉल जो है डाइजेस्ट करा देंगे, सेल वॉल को जो है गला करके, और उसका डीएनए जो है वो बाहर निकाल लिया जाता है। और ह्यूमन बॉडी में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या जो है कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में रख दिया जाता है, और जिससे उसकी पारगम्यता बदल जाती है, या जो मेम्ब्रेन होती है उसमें पारगम्यता बदल सकती है और डीएनए बाहर निकाला जा सकता है। या कह लीजिए कि इस सेल मेम्ब्रेन को गला करके जैसे अगर जो है कई एंजाइम इसमें यूज़ किए जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में बताया जाएगा, उसमें काइटिनेज है, सेलुलेज है, तो ये सब एंजाइम इसमें यूज़ किए जाते हैं, जिससे डीएनए को बाहर निकाल लिया जाता है। सेकेंड प्रोसेस है डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। जब हमारा डीएनए बाहर निकल आएगा, ये डीएनए है, मान लीजिए ये बाहर निकल आया, तो अब हम क्या करेंगे? इस डीएनए को एक मीडियम में लेंगे, कल्चर मीडियम या कह सकते हो सॉल्यूशन में लेंगे, जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल देंगे। एंडो मीन्स अंदर, न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड को अंदर से काटने वाला एंजाइम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। ये क्या काम करता है? डीएनए को छोटे तथा बड़े खंडों में तोड़ देता है। चूँकि डीएनए की लंबाई 2 मीटर होती है, हाईली क्वाइल्ड, इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम क्या करेगा कि इस डीएनए को छोटे बड़े खंडों में तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। तीसरी प्रोसेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? जेल यानी अगरोस जेल एक होता है जो कि शैवाल से बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो माने विद्युत की उपस्थिति में, फोरेसिस मीन्स होता है मूवमेंट, यानी करंट की उपस्थिति में इस छोटे बड़े खंडों को मूवमेंट कराना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो मैकेनिज्म है उसको क्या बोलेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, चूँकि आप जानते हैं जो डीएनए होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, ऋणावेशित होता है। तो क्यों ऋणावेशित होता है? फास्फेट ग्रुप के कारण, PO4 3- फास्फेट ग्रुप होता है। ऐसे मशीन होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, जिसमें अगरोस जेल डाल दिया जाता है, एक तरफ कैथोड होता है, एक तरफ एनोड होता है। डीएनए को लोड करते हैं कैथोड की तरफ, यानी ऋणात्मक चार्ज की तरफ, और इसमें करंट प्रवाहित करते हैं, जिससे जो डीएनए होता है वो बैंड की तरह ऐसे फैल जाता है। जो छोटे खंड होंगे वो इधर आ जाएंगे, जो बड़े खंड होंगे ऐसे फैल जाएगा, ऐसे पट्टी की तरह जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी जेल में ऐसे फैल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्या होगा? ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। सदर्न नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, तो उसको ब्लॉटिंग मीन्स होता है एक प्रकार से चिपकाना। क्या चिपकाना? जो एगरोस जेल होता है, जब इसमें करंट फ्लो नहीं करते हैं तो एगरोस जेल जो है ये जम जाता है।
इसके ऊपर जो है ऐसे पेपर की तरफ नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, जैसे मान लीजिए ये डीएनए की बैंड हैं, ऐसे एगरोस जेल में पड़ी हुई हैं। हमारा ये हाथ मान लीजिए नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है। क्या होगा, एगरोस जेल में ऐसे डीएनए के बैंड पड़े हुए हैं। जब नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन इस पर रखा जाएगा, ऐसे ब्लॉट किया जाएगा, तो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन जो है उस डीएनए को ऐसे चिपका लेगा। ऐसे नेगेटिवली चार्ज होता है, नाइट्रोसेलुलोज पॉजिटिव की तरह व्यवहार करता है, इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये क्या कर लेगा, ऐसे चिपका लेगा, उठा लेता है ऐसे। जब ये उठ जाएगा तो अब एगरोस जेल से आपका डीएनए खंड कहाँ आ गया, नायलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर आ गया। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर अब डीएनए आ गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट मैकेनिज्म हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाएगा, ये मान लीजिए नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, ये आपका मान लीजिए डीएनए के फ्रेगमेंट हैं। हाइब्रिडाइजेशन में डीएनए प्रोब का यूज़ किया जाता है। डीएनए प्रोब का यूज़ किया जाता है। डीएनए प्रोब क्या है, डीएनए प्रोब रेडियो एक्टिव पदार्थ से मिलकर बनी हुई यही डीएनए की रचना होती है। रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए होता है। रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए जो होता है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ से मिलकर बना होता है, जिसकी क्वालिटी होती है वो अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकालता रहता है, और जब उसको बड़े पर्दे पर लिया जा सकता है तो क्लियर रूप से दिखाई देगा नाइट्रोजनी क्षार का जो अनुक्रम होगा या जो छोटे बड़े खंड होंगे डीएनए के, उसको बड़े पर्दे पर हम देख सकते हैं अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ से मिलकर डीएनए बना हुआ है तो डीएनए प्रोब छोटे छोटे खंड हैं, प्रोब हैं, इसमें डाल देते हैं और इसके बाद इसको हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा हीट करते हैं, तो जिससे डीएनए के जो फ्रेगमेंट हैं वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। फिर बाद में इसको फिर जब ठंडा करते हैं तो चूंकि ये सलूशन इस पर डाला जाता है और इस सलूशन में घुल जाते हैं, तो जब घुल जाएंगे तो जैसे मान लीजिए ये डीएनए के दो धागे थे, एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन, थायमिन साइटोसिन एडेनिन ग्वानिन, ऐसे मान लीजिए है। और रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए आपका ये है, एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन, थायमिन साइटोसिन एडेनिन और ग्वानिन, ये रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए के छोटे खंड हैं, और ये जो है नॉर्मल जिसका आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हो उसके छोटे खंड हैं। थोड़ा सा हीट करेंगे, दोनों धागे अलग हो जाएंगे। अब क्या होगा, एक रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए का धागा इससे आकर के जुड़ जाएगा, ये वाला जो है धागा इससे आकर के जुड़ जाएगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, जिसमें एक धागा डीएनए का रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए से मिलकर बना होगा या रेडियो एक्टिव पदार्थ से मिलकर बना होगा, दूसरा जो धागा होगा वो रेडियो एक्टिव पदार्थ से मिलकर नहीं होगा। इसी मैकेनिज्म को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन से लाभ क्या है कि जब इनसे किरणें निकलेंगी तो इसको बड़े पर्दे पर जब लिया जा सकेगा, जब एक स्ट्रैंड आपका ये दिखेगा तो दूसरा स्ट्रैंड अपने आप काउंट कर सकते हो कि दूसरा स्ट्रैंड इसका ये होगा। इसके अलावा आप इसमें VNTR की संख्या भी काउंट कर सकते हो। अगर मान लीजिए मैच कर गया, ये जो है उस व्यक्ति के डीएनए से पूरा मैच कर गया, जैसे मान लीजिए विक्टिम कोई अपराधी है, अपराधी वाला ये डीएनए हो गया जिसने हत्या की है, और संयोगवश उसका ब्लड वहाँ पर गिर गया था, उसी ब्लड का डीएनए इससे मैच कराया जा रहा है, तो दोनों प्रकार के डीएनए पूरी तरीके से उस व्यक्ति के डीएनए के साथ क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। अगर नहीं बाइंड हो रहे हैं तो इसका मतलब मैचिंग नहीं मिल रही है, मैचिंग नहीं मिल रही है इसका मतलब वो अपराधी नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन की वन लाइन डेफिनेशन, एक लाइन में आप कह सकते हो, डीएनए प्रोब की सहायता से नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर जो डीएनए है उससे रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए के द्वारा जोड़ देना ही डीएनए हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और लास्ट है ऑटो रेडियोग्राफी। अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसको जो है बड़े पर्दे पर इसको रख करके मेम्ब्रेन पर
और उसको बड़े पर्दे पर देखने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये इतना डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की मैकेनिज्म है। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक क्या है कि जेल इलेक्ट्रोड से डीएनए का नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर स्थानांतरण सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहलाता है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक आरएनए का स्थानांतरण नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहलाता है। प्रोटीन का स्थानांतरण वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहलाता है। तो ये इतने इम्पोर्टेंट स्टेप थे। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो गया। थैंक यू।